गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जल्दी जल्दी बच्चा सब ज्वाइन करो। एक 140 बच्चा ज्वाइन किया हो बेटा। और आप लोग जो है लाइक नहीं करते हो, और लाइक से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा मित्रों के बीच में शेयर करो। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो जोश क्या होता है उतना ज़्यादा आता है। आप पढ़ते हो, अगर मैं आपकी खाली गलतियाँ निकालता रहूं, आपका एप्रिसिएशन नहीं करूं तो थोड़ा सा क्या होता है, मन छोटा होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, आपके एक दो गलती को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं नहीं बहुत अच्छा किए हो, थोड़ा सा और सुधारो, थोड़ा सा और सुधारो। तो हम लोगों के लिए क्या होता है, जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, उसमें नोटिफिकेशन आता है, उसको क्लिक कर दो ताकि जब जब वीडियो मैं लोड करूँ आपको पता चल जाए। तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन को बेटा बढ़ाओ, ठीक है। ये आज देख लो हम क्या बताएंगे आपके 11वीं क्लास में, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, माने क्या बोलोगे इसको, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमको बताना है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, माने EX का मतलब ये होता है कोई चीज़ को रिमूव करना। आपके बॉडी से कोई भी चीज़ अगर रिमूव होता है, व्हाट एवर द फॉर्म, चाहे फॉर्म कोई भी हो, अगर वो रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। और उसमें जो पार्ट भाग लेता है उस रिमूवल में या एलिमिनेशन में, तो उसी को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो या यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। यानी यहाँ पर यूरिनरी शब्द जो आया है, तो आपके बॉडी का 90% जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव होता है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज नोन एज यूरिन, इसलिए उसी से नाम पड़ा है यूरिनरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बेटा कि आपके बॉडी में ये वेस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि आप जो भी चीज़ खाते हो तो अच्छा चीज़ खाते हो आप, तो फिर वेस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, तो थोड़ा सा आपको जानना है। सब आदमी जानते हो इसके बारे में, फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये देखो, आपके बॉडी में जो वेस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो एक तो सही में वो टॉक्सिक होता है, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और एक जो वेस्ट होता है वो हार्मफुल होता है आपके बॉडी के लिए। और कभी कभी क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस जो है वो आपके लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। कब? जब उसकी क्वांटिटी आपके बॉडी ब्लड में जो कंटेंट है उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे ग्लूकोज, सब आदमी जान रहे हो ग्लूकोज क्या होता है, दैट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो ग्लूकोज तो आपके लिए यूजफुल चीज़ है, लेकिन ब्लड में क्या होता है, उसका क्वांटिटी फिक्स होता है 120 मिलीग्राम पर सीसी ऑफ द ब्लड। तो ये नॉर्मल कंटेंट हुआ। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके बॉडी के लिए वेस्ट हो जाता है, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। मेरी बात समझो। उसी तरीके से आइंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, समटाइम वाटर भी होता है। आपके बॉडी में कंटेंट वाटर भी तो फिक्स है ना, तो अगर उसकी क्वांटिटी अगर एक्सीड कर जाता है तो दे ऑल्सो एक्ट एज ए वेस्ट मटेरियल। मेरी बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर आपके बॉडी में जो वेस्ट होता है, तो एक वेस्ट होता है नाइट्रोजीनस। नाइट्रोजीनस बोले तो जब आप प्रोटीन खाते हो तो डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, वो प्रोटीन टूट जाता है एमाइनो एसिड में, और वो एमाइनो एसिड ब्लड में चला जाता है, ब्लड से सेल में जाता है। आप पढ़े हो कि एमाइनो एसिड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, आपका हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जब उस एमाइनो एसिड का यूज़ किया जाता है तो उस यूज के दरमियान क्या होता है, सम वेस्ट बनता है और वो टॉक्सिक होता है। जनरली तुम्हारा अमोनिया बनता है, वही अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया या यूरिक एसिड में। तो
इस टाइप के जो वेस्ट होता है तो उसको नाइट्रोजीनस वेस्ट कहा जाता है और वो टॉक्सिक होता है, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो फॉर्मेशन जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल का होता है ओनली ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विच आर गोइंग इनसाइड द लिविंग बॉडी, और लिविंग बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हो? मेटाबॉलिज्म। आप ये भी पढ़े हो तो देख लो। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया देख लो, क्या बोलोगे? देखो ये सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, गोइंग इनसाइड द लिविंग बॉडी, तो उसी को क्या बोलोगे? इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब देख लो, आप पढ़े हो मेटाबॉलिज्म भी तुम्हारा क्या होता है? दो तरह से होगा, या तो एक कंस्ट्रक्टिव होगा, दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है, चाहे आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करो या आप डिस्ट्रक्टिव वर्क करो तो कुछ न कुछ वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। आप घर में भी देखते हो, आप फर्नीचर बनाते हो तो कुछ न कुछ तो वेस्ट निकलता है ना, कचरा। तो उस कचरा को क्या करते हो? आप बाहर फेंक देते हो। घर में किचन में भी देखोगे, आप सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ न कुछ तो वेस्ट निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, लिविंग बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। सब आदमी पढ़े हो केमिकल रिएक्शन में, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। केटा मीन्स होता है काटना। काटने का मतलब क्या हो गया? कोई बिग मॉलिक्यूल्स टूट के दो माने दे फॉर्म मोर देन टू फॉर्म इन ए सिंपल फॉर्म। जैसे तुम्हारा कोई ये ए है और ये मान लो ये C प्लस D बन जाता है, तो इसको क्या बोलोगे? केटाबॉलिज्म। याद रहेगा, केटा से मतलब काटना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना। जैसे सपोज करो ये C और D है तो ये मिल के सपोज करो एक बिग मॉलिक्यूल्स बना दिया, इसको क्या बोलोगे? एनाबॉलिज्म। समझ में याद रहेगा? केटा, बहुत लड़का कंफ्यूज है, केटा मीन्स काटना। तो जब कोई भी चीज, बड़ा चीज को ना काटोगे, छोटा चीज को थोड़ी काटोगे। तो जब काटोगे तो उसका क्या होगा? टुकड़ा मोड़ दे 1 और 2 3 बनता है। तो यहाँ भी देख लो, तो क्या हो गया? जैसे केमिकल रिएक्शन में आप पढ़े, उसको क्या बोलते हो? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हो? कंपोजिशन रिएक्शन। तो एनाबॉलिज्म हो गया तुम्हारा कंपोजिशन रिएक्शन। जैसे लिविंग बॉडी में देख लो, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ग्लूकोज क्या है तुम्हारा? बिग मॉलिक्यूल्स है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो वो क्या हो गया? केटाबॉलिज्म। लेकिन फोटोसिंथेसिस देखो, CO2 प्लस H2O मिल के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, तो वो हो गया तुम्हारा एनाबॉलिज्म। समझ में आया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, केटा मतलब। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये अगर आपका बॉडी देख लो, ये प्रोटीन का यूज करता है। तो प्रोटीन क्या होता है? तुम्हारा एमाइनो एसिड का बना होता है। आप पढ़े हो कि आपके बॉडी को क्या चाहिए? 20 टाइप्स ऑफ द एमाइनो एसिड, और इसी 20 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड क्या करता है? मिलियंस ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब जिस समय वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? आप पढ़े हो एमाइनो एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? देख लो, ये NH2CH देख लो। तो ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एमाइन ग्रुप है, और यहाँ पर क्या होता है? आप R बैठाते हो, तो ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। तो जब एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड से जुड़ता है तो ये एमाइन ग्रुप यहाँ से हट के क्या बना देता है? ये NH3, और ये NH3 फिर देखो CO2 से रिएक्ट करके ये अमोनिया, ये सॉरी, ये देख लो,
ये NH2, ठीक है। तो और यही देख लो, ये हालांकि यहाँ पर NH4 बनता है, बाद में ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और यही अमोनिया तुम्हारा लीवर में क्या होता है, अमोनियम साइकिल होता है, तो उसी से क्या होता है, यूरिया बनता है या यूरिक एसिड बनता है। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होगा, तुम्हारा लीवर में, चाहे वो यूरिया साइकिल बोलो, उसी को ऑरेंथाइन साइकिल भी कहा जाता है, या यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। तो जनरली जो एनिमल में है, तो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है, माने ड्यू टू द यूज ऑफ द एमाइनो एसिड, या तो अमोनिया बनेगा, या तो यूरिया बनेगा, या तो यूरिक एसिड बनेगा। तो एक ये भी कह सकते हो कि ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो रिमूवल ऑफ द जो ये वेस्ट मटेरियल होता है उसी को एक्सक्रीशन कहा जाता है, एंड पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर हुए। अब यहां पर देखो क्या होता है एक्सक्रीशन में, अब देखो हम लोगों में क्या होता है, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में अगर लोगे तो ह्यूमन में मेल एंड फीमेल, ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझ लो। मेल में क्या होता है तुम्हारा, ये यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैसेज जो होता है वो कॉमन होता है। इसीलिए देखोगे मेल के केस में क्या कहा जाता है, यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है, तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। आगे बताएंगे। तुम्हारा जो यूरिन जो बाहर निकलता है तो एक पैसेज होता है, उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेल के केस में उसी यूरेथ्रा से यूरिन भी बाहर निकलता है, उसी यूरेथ्रा से तुम्हारा स्पर्म भी बाहर निकलता है। फीमेल के केस में क्या होता है, तुम्हारा यूरिन के लिए यूरेथ्रा तो रहता ही है निकलने के लिए। फर्क क्या होता है, मेल के केस में यूरेथ्रा का लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मोर और लेस तुम्हारा 20 to 30 सेंटीमीटर होता है। फीमेल के केस में क्या होता है, मात्र 1.5 to 2 सेंटीमीटर होता है, यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है। इसीलिए देखोगे यूरिनरी इन्फेक्शन जो है फीमेल के केस में क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द मेल। तो उसी को कहा जाता है, पढ़े होगे क्या बोलते हो, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI उसको बोला जाता है। तो ये फीमेल के केस में होता है, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। यूरेथ्रा उसका जो होता है जिससे वो बाहर निकलता है तुम्हारा, तो वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए देखोगे वहाँ पर फीमेल के वेजाइना में 2 ओपनिंग होता है, एक यूरिन के लिए और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। मेल के केस में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होता है, यूरिन के लिए भी और स्पर्म को बाहर निकलने के लिए भी। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब देखो अब थोड़ा सा देख लो क्या कहता है तुम्हारा लिटरेचर। देखो क्या कहता है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म और एक्सेस इंजेशन। हाँ देखो एक रीजन और आता है, एक्सेस इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा अगर आप खा लेते हो तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारा, तो कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करता है कि ब्लड में वो चीज़ जिसका आप एब्जॉर्प्शन करते हो वो कितना है, क्योंकि डिफ्यूज़न होता है तुम्हारा, तो वो एक्सेस भी क्या होगा, ब्लड में चला जाता है, जिससे क्या होता है उसकी क्वांटिटी एक्सीड हो जाता है। तो वो एक्सीडेड क्वांटिटी भी क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल के जैसे एक्ट होता है, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो 2 रीजन देता है, देखो मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस इंजेशन। मेटाबॉलिज्म सब आदमी समझ गए हो क्या होता है, आगे बढ़े।
अब देखो कहता है, देखो एनिमल्स एक्मुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटासियम एंड क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ईटीसी। अब क्या होता है, देखो एनिमल में ये एबिलिटी होता है, वो एक्मुलेट करता है, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या अमोनिया हो तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड सल्फेट। अगर इसकी क्वांटिटी अगर एक्सीड कर जाता है, ये तो तुम्हारा अमोनिया, यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ये हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल कब होता है, जब इसकी क्वांटिटी आपके बॉडी के कंटेंट से ज़्यादा हो जाता है, तब वो क्या होता है, एक्सीडेड क्वांटिटी एक्ट एज ए वेस्ट मटेरियल, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, दिस सब्सटेंसेस आर हार्मफुल और टॉक्सिक इन नेचर टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। समझ में आया? अब देख लो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है तो कितने तरह का होता है, देख लो तो टाइप देखो, पहला देखो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनता है, रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, दो प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, दे मस्ट बी रिमूव थ्रू फ्रॉम द बॉडी। लंग्स के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो आप कह सकते हो लंग्स ऑल्सो एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो देखो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोबिक रिस्पायरेशन, वाटर देख लो एरोबिक रिस्पायरेशन, साल्ट देख लो, ये किसके चलते होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट किसके, देखो ब्रेक डाउन ऑफ द एक्सेस अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। जितना ज़्यादा अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन होगा क्या होगा, एमाइन ग्रुप वहाँ से हटेगा, वही एमाइन ग्रुप क्या होता है तुम्हारा नाइट्रोजिनस वेस्ट का फॉर्मेशन करता है। अब देख लो यहाँ पर टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या करता है, जिससे पहला देखो अमोनिया। तो वैसे एनिमल जिसमें ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है अमोनिया के रूप में फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलोगे, अमीनोटेलिक। ठीक है, और ये जनरली देखो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। देखो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ये हाईली टॉक्सिक होता है और इसको रिमूव करने के लिए दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। इसको वाटर क्या चाहिए, ज़्यादा हो चाहिए। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट देखो एक्वेटिक एनिमल आता है तुम्हारा, उसमें भी देख लो बोनी फिश होता है, फ्रॉग, इंसेक्ट। तो जनरली तुम्हारा जो एक्वेटिक, चाहे वो एम्फीबिया हो, फिश हो या इंसेक्ट हो, एक्वेटिक इंसेक्ट में होता है। दूसरा देखो क्या होता है, यूरिया। तो जिसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलोगे, यूरियोटेलिक एनिमल। और ये मॉडरेट क्या होता है, टॉक्सिक होता है, उतना अमोनिया के कंपेरिजन में ये कम टॉक्सिक होता है। और ये जनरली क्या होता है, देखो मेराइन फिश या मैमल्स में होता है। दूसरा देखो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, देखो उसको यूरोकोटेलिक बोला जाता है और ये मिनिमम माने बहुत कम टॉक्सिक होता है और इसको रिमूव करने के लिए दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ द वाटर। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखो रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट आता है तुम्हारा। तो हम लोग किस केस में आते हैं, हम लोगों के बॉडी से क्या होता है, यूरिया निकलता है आपका, तो हम यूरिया होगा तो क्या होगा, यूरोकोटेलिक हो जाएगा। समझ में आया? तो नीट ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो लो ये चीज़ आपको याद करना है कि माने वो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो तीन हुआ, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, उसमें कौन टॉक्सिक होता है, उसको रिमूव करने के लिए किसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर होता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, अमोनिया में। देखो रिक्वायर मोर वाटर टू रिमूव। और सबसे कम टॉक्सिक होता है तुम्हारा यूरिक एसिड। समझ में आया? आगे बढ़े बेटा। अब आ जाओ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखो लो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, देखो वेस्ट एंड व्हाट इज रिमूव्ड बाय, माने कौन रिमूव्ड उसको करता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिमूव करता है, लंग्स। वाटर कौन रिमूव करेगा, स्किन, किडनी एंड लंग्स। साल्ट देख लो, स्किन, किडनी। यूरिया कौन रिमूव करेगा, किडनी। अब उसके बाद तुमको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले थोड़ा सा जानो कि ये जो मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में होता है वो वन पेयर ऑफ द किडनी, और उस किडनी का पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो पाया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना है। समझ में आ रहा है? लेट क्यों ज्वाइन करते हो, देखो 160 लड़का हो गया बेटा अभी हैं।
हाँ शांतनु बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या दिक्कत है बेटा? हैं? कोई दिक्कत बोलो। हाँ शिखा क्या बोल रही हो? अब बताएंगे बेटा, बताएंगे। माने वो पर डे अगर निकालोगे तो ह्यूमन बीइंग में तुमको 25 से 30 ग्राम यूरिया का फॉर्मेशन होता है वन डे, एक डे। आप जो यूरिन करते हो तो वन डे अगर लोगे तो पर डे जो है मोर और लेस 25 टू 30 ग्राम ऑफ यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अरे बताएंगे, पढ़ाएंगे ये। 5 लीटर तो ब्लड होता है आपके बॉडी में, 5 लीटर ही ब्लड होता है एक ह्यूमन अडल्ट में तुम्हारा। उसमें से यूरिन जो है तुम्हारा 1 to 1.5 लीटर आप रिमूव करते हो। हाँ ये पर डे का है, ये बताएंगे बेटा, बताएंगे। तो थोड़ा सा जानो, पोजीशन देख लो क्या होता है, उसके बाद आते हैं। थोड़ा राइटिंग मेरा पैदल है, चिंता नहीं करना बेटा। अब देखो ह्यूमन बीइंग में जो तुम्हारा होता है मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मेन का मतलब क्या बोले, जो सबसे ज्यादा वेस्ट को रिमूव करता है वो क्या होता है, आपका किडनी होता है। अब देख लो क्या होता है, ये किडनी का पोजीशन देखो। सपोज करो ये ह्यूमन बीइंग है आपका। अब देख लो क्या होता है, ये देखो, ये माने ये पूरा आवेगा बेटा, ये देखो। देखो तो ध्यान से देखो क्या होता है, ये जो पोर्शन देख रहे हो यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये जो बीच में जो देख रहे हो, ये जो हम बताए हैं, ये देखो, यही क्या है आपका बॉडी कैविटी। और यहां पर देखो ये सबसे आउटर ये हो गया तुम्हारा स्किन, और ये बॉडी के कैविटी के बीच में क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है तुम्हारा। इसमें इपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है और नर्वस टिश्यू भी होता है। तो ये जो टिश्यू लोगे, ये देखो, इसको कहा जाता है बॉडी वॉल। और इस बॉडी वॉल में क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होता है तुम्हारा, ये मसल सेल ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखना। तब ना रामदेव बाबा ऐसे ऐसे करता रहता है, इसको पेट को नचाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्केलेटल मसल्स होगा, विल पावर याद करना। और ये बॉडी कैविटी में देख लो, यहाँ पर एक देखो इस तरीके से होता है, इसी को क्या बोलते हो, डायफ्राम। ध्यान से देखो, ये डायफ्राम क्या होता है, मसल्स का बना होता है, तब ना ये कपाल ऐसे ऊपर नीचे होता है तुम्हारा, ये बोन नहीं होता है। तो डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन जो हो गया वो थोरेसिक कैविटी हो गया। और इसी थोरेसिक कैविटी में क्या होगा, तुम्हारा हार्ट होगा, लंग्स होगा। अब देखो ये जो नीचे वाला जो देख रहे हो ये पोर्शन, ये एब्डोमेन है। क्या है ये, देखो एब्डोमेन।
ध्यान से देखना। और ये यहाँ नीचे वाला ये जो कैविटी देख रहे हो इसको कहा जाता है पेल्विक कैविटी। तो ध्यान से देखना, इसी पेल्विक कैविटी में क्या होता है, तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखोगे, मिटावें इसको, देख लो, ये देखो, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डायग्राम सही नहीं है, थोड़ा देख लेना, लेकिन जानने के लिए जान। देखो ये जो ऊपर जो देख रहे हो उसको क्या बोलते हो, एड्रिनल ग्लैंड। पढ़ोगे इसके बारे में, हार्मोन में बताएंगे तुम्हारा। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, यहीं से स्ट्रेस हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, यहीं से तुम्हारा वो बीपी को कंट्रोल जो करते हो, चाहे वो लो बीपी हो या हाई बीपी हो। और इस हार्मोन का रोल तुम्हारा किडनी में भी है, वो आगे पढ़ोगे। और ये क्या हो गया, किडनी, इस किडनी से एक ट्यूब निकलता है, उसी को क्या बोलते हो, यूरेटर। ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लडर। और यही क्या हो गया, यूरेथ्रा। ध्यान से देखो, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द यूरेटर। तो हमेशा देखना, यूरेटर क्या होगा, 2, किडनी क्या होगा, 2, यूरिनरी ब्लडर क्या होगा, 1, यूरेथ्रा क्या होगा, 1। ये थोड़ा सा याद करना, ध्यान से देखो हम क्या बोले। यूरेटर आपका 2 होगा, क्योंकि 2 किडनी है ना, तो 2 किडनी से ट्यूब निकलता है। और इसी यूरेटर में देख लो, इस किडनी से फिल्ट्रेट होके जो आता है उसी को क्या बोलते हो, यूरिन बोला जाता है। और ये यूरिन कहाँ आया, ये यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है, फिर ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। उसके बाद ये क्या होता है, थ्रू द यूरेथ्रा क्या होता है, दे रिमूव फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्लियर है। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब यहीं पर देख लो क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स आता है इस तरीके से, इसमें दोनों ब्लड वेसल्स होगा। ये देखो, तो ये जो ब्लड वेसल्स जो होता है, तो इसको कहा जाता है रीनल आर्टरी या रीनल वेन। तो एक्चुअली क्या होता है, रीनल आर्टरी इन करता है किडनी में, और फिर वो रीनल आर्टरी आगे जाके रीनल वेन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, आगे बढ़े तो देख लो, ये जो सिस्टम देख रहे हो, तो इसका जो पोजीशन है, ये आपका जो हमने बताया, ये एब्डोमेन कैविटी में, ये पेल्विक कैविटी जो बताया है, ये यहाँ पर इसका पोजीशन होता है, ये इस तरीके से ये। और ये वर्टिब्रल कॉलम के इस साइड, डॉर्सल साइड में होता है। देखो ये हो गया वेंट्रल साइड में। मोस्टली जो आपका विसरल ऑर्गन है वो कहाँ है, वेंट्रल साइड में। ये किडनी कहाँ है, डॉर्सल साइड में। पढ़ोगे वर्टिब्री में, वर्टिब्री जो होता है, तो लास्ट जो 3rd एंड 5th लंबर वर्टिब्री होता है, वहीं पर ये इसका क्या होता है, आपका किडनी का पोजीशन होता है। समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो, ये जो वेस्ट जो होता है तुम्हारा, ये तीनों फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। सॉलिड क्या होता है, जल्दी बोलो, सॉलिड के फॉर्म में पोटी, पोटी, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो निकलता है तुम्हारा, उसी प्रोसेस को क्या कहते हो, डिफिकेशन। याद करो क्या बोलते हो इसको, डिफिकेशन। तो ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है।
क्योंकि वो फूड जो है तो वहाँ भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो है टूटता है, तो टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा वेस्ट ना, तो वो जो नहीं टूट पाता है तो उसी को अनडाइजेस्ट, तो वो क्या हो गया प्रोटीन, तो ये भी क्या हो गया सॉलिड। अब देखो दूसरा गैस, गैस के रूप में, तो गैस के रूप में क्या आएगा CO2, कहाँ फॉर्मेशन होता है, लंग्स में। किस समय, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, आपका ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देख लो ये स्वेट के रूप में, पसीना जो बोलते तो कौन होता है, स्किन। अब इस देख लो, इससे क्या निकलता है तुम्हारा, वाटर प्लस साल्ट। और मेन जो तुम्हारा ये जो लिक्विड फॉर्म हम बोले, तो मेन जो लिक्विड फॉर्म होता है वो यूरिन के रूप में निकलता है। ध्यान से देखो, तो ये टोटल अगर लोगे तो ये मात्र 10% ही वेस्ट है। आपके बॉडी में जितना वेस्ट का फॉर्मेशन हुआ उसका मात्र ये 10% है। 90% जो वेस्ट आपके बॉडी से निकलता है थ्रू द किडनी, और वो जो किडनी से जो बन के निकलता है वो क्या हो गया तुम्हारा, यूरिन हो गया। समझ में आती है, ये इसमें 90% वेस्ट होता है। इसमें वाटर भी होता है, साल्ट भी होता है, और सबसे ज़्यादा आपका जो नाइट्रोजिनस टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रहता है। समझ में आया? हाँ बोलो ऋतिक, क्या बोल रहे हो? ये देख लो, $30 ग्राम पर डे क्या बनेगा, ये यूरिया होता है। ये ह्यूमन के केस में हम बोल रहे हैं। हाँ रितिका, यही ना पूछ रहे थे। ये यूरिन देख लो, 1 to 1.5 पर डे आपके बॉडी से ये यूरिन निकलता है, ठीक है। ये यूरिन जो है देख लो तुम्हारा, ये एलोइस कलर होता है, एलोइस या कलरलेस जो बोलो, और ये एसिडिक होता है। इसका पीएच मोर और लेस तुम्हारा 6 होता है पीएच। और ये एसिडिक किसके चलते होता है, ये यूरिया के चलते, या हाइड्रोजन आयन इसमें पाया जाता है। बताएंगे हाइड्रोजन आयन का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये यूरिन के बारे में तुमको बताया, ये समझ में आया? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ शांतनु बोलो। यूरिया, अरे यार, यूरिया देख लो, ये होता है NH2CO NH2, ये फार्मूला है यूरिया का। और ये यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में, और लीवर में कहाँ चला आता है, तुम्हारा ब्लड में। तो ये जो किडनी जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेट करता है वो कहाँ से करता है, ब्लड से, क्योंकि जो भी वेस्ट होगा कहाँ रहेगा, आपके ब्लड में रहेगा। क्लियर है? अब आ जाओ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देख लो ये डायग्राम ध्यान से देख लो, यही हमने बताया था। ये देखो, ये किडनी, ये एलोइस क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो, ये
यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, ये यूरेथ्रा, और ये देख लो रीनल आर्टरी, और ये जो देख रहे हो रीनल वेन। ठीक है, समझ में आया। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो आप आर्टरी या वेन जो बोलते हो, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या जो भी डिफ्यूजन जो होता है सिर्फ आर्टियोल्स होगा, जहाँ कैपलरी बनता है। जहाँ कैपलरी नहीं बनेगा, क्योंकि आर्टरी या वेन का वाल बहुत थिक होता है, वो कैपलरी का वाल जो बहुत थीन होता है वहीं पर एक्सचेंज होता है। तो हमेशा ये जो रीनल आर्टरी बोलते हो, एक्चुअली क्या है, रीनल आर्टियोल है ये, वो रीनल वेन्यूल हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, अब देख लो यहाँ क्या कहता है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आओगे तो देखो क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ द किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा एंड रीनल सर्किट। रीनल सर्किट का मतलब वही हो गया रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन। समझ में आया, आगे बढ़ें। अब देखो क्या कहता है किडनी में, देखो अब मेन तुमको किडनी के बारे में जाना। देखो कहता है किडनी इंक्लूड्स एन आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल मेडुला एंड द नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन इंक्लूड्स द कैप्सूल एंड लूपिंग ट्यूब्यूल्स दैट ज्वाइन अदर्स टू फॉर्म द कलेक्टिंग डक्ट, मेकिंग अप द पैरामिड्स व्हिच एम्प्टी इनटू द कैलिसिस लीड इनटू द रीनल पेल्विस। और वही रीनल पेल्विस से क्या होता है, यूरेटर निकलता है, और वो यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिन, यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है। देखो तो कहता है नेफ्रॉन फॉर्म द यूरिन व्हिच पासेस फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट टू द रीनल पेल्विस। द रीनल पेल्विस एम्प्टी इनटू द यूरेटर व्हिच कंडक्ट यूरिन टू द यूरिनरी ब्लडर एंड द यूरेथ्रा वॉइड्स द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पे तुमको मेन चीज जो पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ोगे किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर कहता है किडनी इज नथिंग, दे कंटेन ए मिलियंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, दैट ट्यूब्यूल्स इज नोन एज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। एक्चुअली वही नेफ्रॉन क्या करता है, उस ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्ट्रेट करता है। वही नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो आपको यहाँ पर दो चीज पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ोगे किडनी का स्ट्रक्चर, उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो किडनी का हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, हमको लगता है ये दिखाई नहीं देता होगा आपको। ये देखो ये किडनी का स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये हम बताएंगे, अगर ध्यान से देखोगे, देख लो इसको डिटेल में भी बताएंगे बेटा। अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे, देखो ये किडनी है तुम्हारा, तो इस किडनी में देख लो क्या होता है, ये तो ये ऊपर वाला को कहा जाता है कॉर्टेक्स, और ये जो देख रहे हो इसको कहा जाता है मेडुला, ठीक है। अब इसी मेडुला में देखोगे क्या होता है, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो कोनिकल शेप क्या होगा, ये देख लो, ये इस तरीके से शेप का होता है। इसी को कहा जाता है मेडुलरी पैरामिड,
ठीक है। और ये दो मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में क्या होता है, ये कॉर्टेक्स जो है इन कर जाता है, ठीक है। तो इसी कॉर्टेक्स को जो दो मेडुलरी के बीच में आता है, इसको कहा जाता है रीनल कॉलम। क्या बोलोगे? रीनल कॉलम। और इसी का एक नाम आता है तुम्हारा कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। याद रखना, क्या बोलोगे? कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। कोई साइंटिस्ट है वही खोजा होगा, ब्रिटेनी, कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। अब देख लो क्या होता है, इस मेडुलरी पैरामिड से एक स्मॉल ट्यूब निकलता है, ये देखो ऐसे निकलेगा ट्यूब, ये छोटा ट्यूब इस तरीके से, ये देखो। तो ये जो छोटा ट्यूब जो देख रहे हो उसको कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। छोटा ट्यूब जो देखते हो, तो एक्चुअली क्या होता है, यूरिन जो है ना ये यहीं से निकलता है, ये देखो इस तरीके से, यहाँ आके यहाँ आया। तो ये जो कैलिक्स जो हमने बोला, तो ये दो तरह का होता है। ये छोटा ट्यूब्यूल को कहा जाता है माइनर कैलिसेस। कैलिसेस हो गया तुम्हारा प्लूरल नंबर, सिंगल हो गया तो माइनर कैलिक्स। और ये जो मेन जो बन जाता है सब छोटा ट्यूब्यूल, फिर एक बड़ा ट्यूब्यूल में खुल जाता है, तो उसको कहा जाता है मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होता है? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस कहाँ ओपन होगा तुम्हारा? यूरेटर में। तो यही ये डायग्राम देख लो, यहाँ पर ध्यान से देखना, देख लो ये जो पोर्शन देख रहे हो ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला, और ये जो देख रहे हो ध्यान से देखो क्या है, ये मेडुलरी पैरामिड्स। और इस मेडुलरी पैरामिड्स में ये कॉर्टिकल रीजन इन कर जाता है, तो उसी को कहा जाता है रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ ब्रिटेनी। और यहाँ देखो ये स्मॉल ट्यूब इस तरीके से निकला है, ध्यान से देखो। तो इसी को क्या बोलोगे? कैलिक्स। तो यहाँ पर कैलिक्स दो तरह का होता है, एक माइनर कैलिक्स। तो ये कैसे होगा देख लो, ये जो है ये ऐसे आया, ऐसे देख लो, और तब यहाँ पर आता है ये इस तरीके से। तो ये देख लो एक छोटा ट्यूब्यूल जो ठीक मेडुलरी पैरामिड से नीचे, तो माइनर कैलिक्स। और ये बीच माने लास्ट में क्या बोलोगे उसको? मेजर कैलिक्स, ठीक है। और ये टोटल जो किडनी है इसी को क्या बोलते हो? रीनल कैप्सूल भी आप बोलते हो। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर तुमको पढ़ना था, समझ में आया कि नहीं? सो बोले बताओ। अब देखो यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। आपके बुक में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से दिया हुआ है। नेफ्रॉन में क्या होता है तुम्हारा? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखो। ये रीनल आर्टरी जो है, देखो ये रीनल आर्टरी आया, ये देखो ये रीनल आर्टरी। और यहां पर देखो इस तरीके से ये क्या करता है? क्वाइलिंग करता है, और तब ये बाहर निकलता है। अब यहां पर देखो एक क्या होगा, ये इस तरीके से ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो देखो आया, तो इसी को कहा जाता है एफरेंट। रीनल आर्टरी, ये जो निकला देख लो, तो इसको सॉरी क्या बोलोगे? इफरेंट। ब्लड वेसल्स बोलो या इफरेंट आर्टियोल। और यहां पर जो क्वाइलिंग करता है, देखो ये कैपिलरी जो बनता है, इसी को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और ये जो कप लाइक देखते हो उसको क्या बोलोगे? बोमेन्स कैप्सूल। और ये ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को अगर मिला दोगे तो इसको कहा जाता है मालपिगियन बॉडी कहा जाता है। अब देखो ये जो ट्यूब निकला, तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसीलिए इसको देखोगे बोलता है पीसीटी। क्या बोलोगे?
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो हो गया देख लो, इसको डीसीटी कहा जाता है। क्या बोलोगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो देख रहे हो यू शेप जो बनता है, इसको बोलते हो लूप ऑफ हेनले। एक हमने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया। फिर ये जो देख रहे हो इफरेंट ब्लड वेसल्स, ये आगे जाके नेटवर्क बनाता है तुम्हारा, और तब जाके वेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिए हुआ है, हम दे दिए, लेकिन स्ट्रक्चर इस है, तो ये स्ट्रक्चर हम बार बार रिपीट करेंगे। तो देखो क्या कहता है नेफ्रॉन, देखो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द नेफ्रॉन। माने किडनी का कंपेरिजन जो है तुम्हारा टीप फिल्टर पेपर से किया गया है, जिसे चाय छन्ना पत्र होता है ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज चाय छन्ना पत्र, क्या जवाब दोगे? क्या बोल रहे हो? नो, तो फंक्शन हो गया, टू फिल्ट्रेट द लिप फ्रॉम द टी, तो फंक्शन हो गया। उस टीप फिल्टर पेपर को क्या कहोगे? तो सिंपल वे में कह सकते हो कि इट इज नथिंग, इट इज द मिलियंस ऑफ द पोर। वो छेद ही ना तुम्हारा क्या करता है, लीफ को टी से अलग करता है। यहाँ भी क्या होता है, वो नेफ्रॉन क्या है, वो छेद रिप्रेजेंट करता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो एक किडनी में मोर और लेस तुम्हारा 1 मिलियन तुम्हारा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो 2 किडनी है तो मिला दो कितना होगा। अब देखो क्या कहता है, द नेफ्रॉन बिगिंस विद द बोमेन्स कैप्सूल व्हिच सराउंड द ग्लोमेरुलस, a ball of capillaries arising from the afferent arteriole of the renal artery। देखो leaving the glomerulus, देखो is an efferent arteriole which form a peritubular capillaries where reabsorption takes place। बताएंगे reabsorption क्या होता है। देखो these spread over the nephron to later form a venule that join others to make up the renal vein। वही आगे जाके क्या होता है, वेन का फॉर्मेशन करता है। देखो बोमेन्स कैप्सूल लीड टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल व्हिच जॉइंस ए कलेक्टिंग duct। The afferent arteriole also connect with the distal convoluted tubule forming the juxtaglomerular complex। ये लूप ऑफ हेनले पर क्या होता है, ये यहाँ पर एक नेटवर्क बना देता है, तो उसी को कहा जाता है, देखो जस्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। अब देखो क्या कहता है, द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। अब यहाँ पर 2 केस आता है तुम्हें। कहता है कि अगर द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, अगर वो मेडुलर रीजन में, बताया अभी किडनी का 2 पार्ट होता है, कॉर्टेक्स आउटर और मेडुला, तो अगर वो लूप ऑफ हेनले बहुत कम ही इन कर पाता है मेडुला में, तो वैसे नेफ्रॉन को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कहता है देखो इन सम केसेस इट इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला कॉल्ड द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये याद कर लेना बेटा। अब देखो क्या कहता है, ए इफरेंट आर्टियोल फॉर्म नेटवर्क पैरेलल टू द हेनले लूप्स फॉर्मिंग यू शेप्ड भासा रेक्टा। इट इज एब्सेंट और रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये भासा रेक्टा कहाँ सिर्फ होगा, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा, या तो रिड्यूस्ड होगा या तो एब्सेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि नेफ्रॉन जो है तुम्हारा, वो जो ग्लोमेरुलस जो बनता है, तो वहाँ से फिल्ट्रेट होकर कहाँ आएगा, बोमेन्स कैप्सूल में। तो उस ब्लड से कौन कौन चीज़ को वो फिल्ट्रेट करता है या नहीं करता है, तो देखो क्या करता है, आइटम फिल्ट्रेट आउट ऑफ द ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। तो देखो ग्लूकोज क्या करता है, बट मोस्ट मस्ट बी रिटर्न टू द ब्लड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ग्लूकोज का तो फिल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन वो फिर क्या होता है, लूप ऑफ हेनले के थ्रू कहाँ चला जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अब देखो क्या क्या वो फिल्ट्रेट करेगा, यूरिया, साल्ट, वाटर। अब यहाँ पर कहता है आइटम दैट रिमेन्स इन द ब्लड। आप पढ़े हो ब्लड में क्या होता है तुम्हारा, 2 पार्ट होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट
जिसको आप ब्लड सेल्स कहते हो, और दूसरा क्या होता है प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट का कोई भी चीज़ फिल्ट्रेट नहीं होगा। क्या क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट। और दूसरा जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। लार्ज केमिकल लाइक हार्मोन्स का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। सिर्फ प्लाज्मा में जो होता है तुम्हारा, उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो ये हमेशा याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट का क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होता है। प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ग्लूकोज फिल्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर वो रीएब्जॉर्ब होके रिटर्न हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे तुमको हम अभी नेफ्रॉन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे, किडनी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और डिटेल में आपको हम बताएंगे। आज इतना ही। कैसा लगा वीडियो, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा मित्रों के बीच में शेयर करो। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज़ गो टू द वेबसाइट, बताए हैं paramर्थमफाउंडेशन.com है। आप अगर लाइव ज्वाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो उस वेबसाइट पर सारी जानकारी दिया हुआ है। फॉर्म है, सबमिट कीजिए, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा क्या करना है, नहीं करना है। और पैसा तो बहुत ही कम लगता है अगर आप ऑफलाइन या लाइव क्लास ज्वाइन करोगे। वो सिर्फ नॉमिनल है तुम्हारा, 150 रुपया पर मंथ लगता है। ठीक है, बाय, टाटा।